और ये इतिहास की पहली बगावत है जब जेनजी ने बगावत की और नेपाल में तख्ता पलट गया। हालांकि इसमें युवाओं का भी हाथ है जेनजीज के अलावा, लेकिन ये पहली बार हो रहा है। यानी 4 साल 4 पड़ोसी मुल्क में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सबको इस्तीफा देना पड़ा। नेपाल की हालत से आप सब भली भांति परिचित हैं, वाकिफ हैं, लेकिन नेपाल में अचानक इतना बड़ा विद्रोह कैसे खड़ा हो गया? चूंकि ये खबर तो आप 2 दिन से सुन रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? कैसे इतनी बड़ी संख्या में युवा सड़क पर उतर आए और इस पूरे वाक्य से पहले, बाद और अब तक क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है, ये सब हम आपको इस खास सेगमेंट में बताने जा रहे हैं। नेपाल सरकार ने जब सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया तो शायद उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह फैसला एक पूरे आंदोलन को जन्म दे देगा। खासकर जेनजीज, जो सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा जुड़ी हुई पीढ़ी है, सड़कों पर उतर आई। आइए देखें कि कैसे एक सरकारी आदेश ने नेपाल की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया। नेपाल में शनिवार की सुबह अचानक 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ब्लॉक कर दिए गए। इनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब और एक्स जैसे नाम शामिल थे। सरकार का तर्क था कि ये कंपनियां नेपाल में रजिस्टर्ड नहीं हैं और इनकी गतिविधियां स्थानीय कानून के तहत जवाबदेह नहीं हैं। लेकिन सरकार के इस आदेश का सबसे बड़ा झटका युवा वर्ग को लगा, जो रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर पढ़ाई, काम और अभिव्यक्ति तक सोशल मीडिया पर निर्भर हैं। इंटरनेट पर अचानक #नेपोकिड ट्रेंड शुरू हुआ। इसमें नेताओं के बच्चों की आलीशान जिंदगी और आम युवाओं की बेरोजगारी और संघर्ष को आमने सामने रखा गया। ये ट्रेंड कुछ ही घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच गया। दिलचस्प बात यह रही कि टिकटॉक, जो पहले ही नेपाल में रजिस्टर्ड था, इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म बना जिस पर यह विरोध सबसे ज्यादा वायरल हुआ। टिकटॉक वीडियो, मीम्स और लाइव स्ट्रीम्स ने देखते ही इस आंदोलन को सड़क से संसद तक पहुंचा दिया और काठमांडू की गलियों में युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। लेकिन पूरे आंदोलन के दौरान देखने वाली बात ये रही कि ये विरोध महज सोशल मीडिया का नहीं था, बल्कि ये भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अवसरों की कमी के खिलाफ गुस्से का विस्फोट था। नेपाल में सोशल मीडिया बैन सरकार का एक प्रशासनिक फैसला था, लेकिन जेनजी ने इसे अपनी आजादी पर हमला मान लिया और इसी वजह से विरोध की चिंगारी एक बड़े जन आंदोलन में बदलने लगी। जब सरकार और युवा आमने सामने आए तो नतीजा था लाठीचार्ज, फायरिंग और मौतें। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुआ शांतिपूर्ण विरोध, जो कुछ ही घंटों में नेपाल के इतिहास का सबसे हिंसक आंदोलन बन गया। काठमांडू की सड़कों पर जब युवाओं का सैलाब संसद भवन की ओर बढ़ा, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। शुरू हुआ लाठीचार्ज, छोड़े गए आंसू गैस के गोले, लेकिन भीड़ पीछे हटने को तैयार नहीं थी। युवाओं ने बैरिकेड तोड़े, सरकारी वाहनों में आग लगा दी और कई मंत्रियों के घरों को निशाना बनाया। राजधानी से लेकर छोटे शहरों तक हर जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत होने लगी। हालात काबू से बाहर होते देख पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज गूंजी, लोग गिरने लगे, अस्पतालों में घायलों की लंबी कतारें लग गई। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक इस फायरिंग में कम से कम 20 लोगों की मौत हुई
और सैकड़ों घायल हैं। इसके बाद काठमांडू, पोखरा और विराटनगर जैसे बड़े शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया। इंटरनेट पूरी तरह बंद कर दिया गया ताकि विरोध की आग और न फैले। लेकिन इसके बावजूद देश भर में गुस्सा कम नहीं हुआ। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ये नेपाल में 2006 के जन आंदोलन के बाद सबसे खतरनाक राजनीतिक संकट है। यह सिर्फ सोशल मीडिया बैन का विरोध नहीं रहा, बल्कि एक पीढ़ी की नाराजगी का विस्फोट था। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अब तक आपने अगस्त क्रांति सुनी होगी, लेकिन यह सितंबर क्रांति है और इस क्रांति की वजह से देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ जाता है। लगातार बढ़ते दबाव और मौतों और अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बाद आखिरकार नेपाल सरकार को बैकफुट पर आना ही पड़ा, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। सोशल मीडिया बैन हटा दिया गया, लेकिन इस बीच राजनीतिक भूचाल इतना गहरा हो गया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और कई मंत्रियों को अपनी कुर्सी तक छोड़नी पड़ गई। सोमवार की रात नेपाल की कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई गई। माहौल तनावपूर्ण था। मंत्रियों के चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। आखिरकार फैसला हुआ कि सरकार सोशल मीडिया बैन वापस लेगी, लेकिन तब तक हालात हाथ से निकल चुके थे। सबसे पहले गृह मंत्री रमेश लेखक ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद डोमिनो इफेक्ट शुरू हुआ। स्वास्थ्य और कृषि मंत्री समेत 21 सांसदों ने भी अपने पद छोड़ दिए। और फिर मंगलवार को आया सबसे बड़ा झटका। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने राष्ट्र के नाम संबोधन में अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। ओली ने कहा, मैं लोकतंत्र के हित में ये कदम उठा रहा हूं। ओली के इस्तीफे के बावजूद विरोध जारी रहा। सड़कों पर युवा अब भी नारे लगा रहे थे। उनका कहना था कि सिर्फ इस्तीफों से हमारी लड़ाई खत्म नहीं होगी, हमें असली बदलाव चाहिए। विशेषज्ञों के मुताबिक यह आंदोलन नेपाल की राजनीति में अस्थिरता को और गहरा कर गया है। सरकार तो गिर गई, लेकिन भविष्य की राह अभी भी साफ नहीं है। सोशल मीडिया बैन हट गया, प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़ गए, लेकिन युवाओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ। अब सवाल है कि क्या नेपाल की राजनीति इस नई पीढ़ी के दबाव को झेल पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। सत्ता के विरुद्ध नेपाल में युद्ध अभी भी जारी है। जबकि सोशल मीडिया से जो बैन था वो हटा लिया गया, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन फिर भी अभी नेपाल में युद्ध जारी है। नेपाल का जेनजी आंदोलन अब सिर्फ एक देश की कहानी नहीं रहा। इसका असर पड़ोसी देश भारत, चीन और पूरे दक्षिण एशिया पर पड़ सकता है। सोशल मीडिया तो लौट आया, लेकिन असली सवाल है कि क्या नेपाल में लोकतंत्र लौट पाएगा? यही जानने की कोशिश करते हैं अपनी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में।
नेपाल में जेनजीज आंदोलन ने वहां की सत्ता को हिला कर रख दिया है। हर तरह अफरा तफरी और अराजकता का माहौल है। इस बीच बालेन शाह नाम का एक शख्स इस आंदोलन का चेहरा बना हुआ है। जानते हैं कौन है ये बालेन शाह जिसे जेनजीज नेपाल की सत्ता सौंपने की मांग कर रही है। अक्सर सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट राजनीतिक दलों से नेपाली युवाओं का बढ़ते मोहभंग ने बालेन को नायक बना दिया। बालेन ने इस पूरे आंदोलन को अपना समर्थन दे रखा है और यही वजह है कि युवाओं के बीच पहले से फेमस बालेन को युवा अपने हीरो के तौर पर पेश कर रहे हैं। मांग कर रहे हैं बालेन को नेपाल की कमान सौंपने की। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। आखिरकार पिछले 4 सालों में लोगों का गुस्सा अपने ही देश के खिलाफ क्यों भड़का, ये सबक है दूसरे देशों के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।